दोस्तों हम लोग इस सेशन में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, जिससे कि आपके एग्जाम्स में प्रश्न दोस्तों भर भर कर पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखिए, यहाँ जो है आपका एग्जाम्स के दृष्टिकोण से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है 1885 से 1947 तक पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग देखेंगे इससे जुड़े जो बातें हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे 1885 ईस्वी से। दोस्तों इसको पूरा देख लेंगे तो बाकी और इसका जो है सेशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इसी सेशन में सारा कुछ याद हो जाने वाला है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना इसकी 1885 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, देखिए इसका अगर हम बात कर लेंगे तो इसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को किया गया था। स्थान की अगर बात करें तो स्थान कौन सा था, तो गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, ग्वालियर टैंक, मुंबई। ठीक है, ये इसका स्थान था। अगर स्थान आपसे प्रश्न में पूछा जाएगा तो आपको बताना है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय ये कहाँ था, तो ग्वालियर टैंक, मुंबई में था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था, तो प्रारंभिक नाम इसका था भारतीय राष्ट्रीय संघ। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय संघ था, जो कि देखिए बाद में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। यानी दोस्तों, यानी कि अब इससे समझ पाए आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पुराना नाम था वो क्या था, तो भारतीय राष्ट्रीय संघ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो नाम पड़ा ये किनके सुझाव पर, तो दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर पड़ा। ठीक है, तो ये जो है प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से। आगे देखते हैं इसमें आगे क्या दे रहा है। इसी कड़ी में हम लोग देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में ही कि इसके जो संस्थापक माने जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के, ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है। और इनको कांग्रेस के प्रथम सचिव के रूप में भी जाना जाता है। किनको, ए.ओ. ह्यूम को। ठीक है, इनका अगर निवास स्थान की अगर हम बात कर ले तो ए.ओ. ह्यूम जो है ये आपको जो दिख रहे हैं, तो इनका अगर हम निवास स्थान की अगर हम बात कर लेंगे तो ये निवासी थे स्कॉटलैंड के। और ये भारत में, आप लोग पूछेंगे कि भारत में क्या कर रहे थे, तो दोस्तों ये भारतीय सिविल सेवा से सेवानिवृत्त अधिकारी थे और ये भारत में ही रहते थे और भारत में इनका निवास स्थान शिमला हुआ करता था। ठीक है, इन्हें दोस्तों हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से भी जाना जाता था। प्रश्न पूछे जाएंगे आपके कि हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आपको जवाब देना है ए.ओ. ह्यूम को। ठीक है, देखिए ए.ओ. ह्यूम को पक्षी विज्ञान का जनक भी कहा जाता है और इनका देहांत जो है दोस्तों 1912 ईस्वी को हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा बहुत ही जितने दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सारे प्रश्नों को मैं यहाँ पे कवर करके रखा हूँ। आप लोग देखिएगा आगे क्या पूछ रहा है। बंगाल का विभाजन 1885 ईस्वी हम लोगों ने देखा कि वहाँ पे कांग्रेस की स्थापना हो गई। अब 1905 ईस्वी को हम लोग देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे क्या है, बंगाल का विभाजन है। ठीक है, देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में। देखिए अगर बात करें कि बंगाल विभाजन का उद्देश्य क्या था, तो दोस्तों एकता को भंग करना था। भाई किसकी एकता को भंग करना था, तो हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ना था। इनकी एकता को क्या करना था, भंग करना था। यानी कि उनका कहना था कि हम लोग क्या करेंगे कि हिंदू और मुस्लिम को आपस में बांट देंगे, तब हमें क्या होगा, राज करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी, ऐसा अंग्रेज़ों का कहना था। इसीलिए बंगाल विभाजन किया गया। ठीक है, देखिए इसका जो है दोस्तों निर्णय लिया गया था 20 जुलाई 1950 को। प्रश्न ये 1905 को। प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन का निर्णय कब लिया गया था, तो 20 जुलाई 1905 ईस्वी को। और इसके विरोध कब हुआ, तो विरोध कब जताया गया भारतीयों द्वारा, तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को। और दोस्तों विरोध जताने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो ये अंततः पारित हो ही गया। कब, तो 16 अक्टूबर 1905 को इसे पारित करना पड़ा। ये 16 अक्टूबर 1905 को ये पारित हो गया। ठीक है, तब जाकर क्या हुआ दोस्तों, देखिए एक आपका जो बंगाल बटा ये दो भागों में, एक आपका हो जाएगा पूर्वी बंगाल और एक आपका क्या हो जाता है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये आपके दो भागों में बंगाल को क्या किया, बांट दिया गया। ठीक है, देखिए पूर्वी बंगाल में अगर हम बात करेंगे तो असम और बांग्लादेश का जो क्षेत्र था, यानी कि जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र थे, उसको दोस्तों पूर्वी बंगाल में शामिल कर लिया गया। और पश्चिम बंगाल में पश्चिम बंगाल और बिहार, यानी कि जो आपके हिंदू बहुल क्षेत्र थे, उनको शामिल किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें क्या है। और बंगाल विभाजन में कि बंगाल विभाजन के साथ ही स्वदेशी आंदोलन की जो दोस्तों क्या हुई, शुरुआत हो गई। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जो था लोगों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा था,
तो इसके लिए है क्या, आपका स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हो गई। और स्थान ये कौन सा था, तो स्थान था ये आपका टाउन हॉल कोलकाता। और घोषणा कब की गई स्वदेशी आंदोलन की, तो 7 अगस्त 1905 ईस्वी को घोषणा की गई। और साथ ही इतना ही नहीं दोस्तों, देखिए विदेशी वस्तुओं का जो है आपका बहिष्कार किया गया। और ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किसके सुझाव पर किया गया था स्वदेशी आंदोलन में, तो ये कृष्ण कुमार मित्रा के सुझाव पर किया गया था। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पूछे भी जाते हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए अब अगर हम बात कर लेंगे इसके जो आपके जो स्वदेशी आंदोलन थे उसके अगर नेतृत्वकर्ता की अगर हम बात कर लेंगे, तो इसके नेतृत्वकर्ता थे बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि शॉर्ट में बीजी तिलक भी कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे, तो ये मुंबई से कर रहे थे। और अगर हम बात कर लेंगे पंजाब और उत्तर प्रदेश से कौन नेतृत्व कर रहे थे स्वदेशी आंदोलन का, तो लाला लाजपत राय। और दिल्ली से सर हैदर रजा। तो दोस्तों ये लोग थे, ये नेतृत्व कर रहे थे किसका, स्वदेशी आंदोलन का। तो स्वदेशी आंदोलन में क्या था, इसमें था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। ठीक है, घोषणा कब हुई, तो 7 अगस्त 1905 टाउन हॉल कोलकाता में। ठीक है, चलिए आगे देखिए बंगाल विभाजन को हम लोग किस तरह से यहाँ पे देखेंगे इस चार्ट के द्वारा। यहाँ पे देखिए बंगाल को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक आपका पश्चिम बंगाल और एक आपका पूर्वी बंगाल। ठीक है, यहाँ में कौन कौन सा क्षेत्र पड़ा, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग क्षेत्र, फिर आपके बिहार और उड़ीसा सम्मिलित रूप से वहाँ ये क्षेत्र थे। ठीक है, और अगर हम पूर्वी बंगाल की अगर हम बात करेंगे, तो पूर्वी बंगाल में आसाम, और पहले जो है बंगाल का हिस्सा नहीं था आसाम, तो ये आपके आसाम को भी उसमें क्या किया, शामिल कर लिया गया। ठीक है, इसकी राजधानी बनाई गई पश्चिम बंगाल की कोलकाता, और ये आपके पूर्वी बंगाल की ढाका, जिसको कि बांग्लादेश की जो आज राजधानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर हम बात करेंगे कि जनसंख्या कितनी थी, तो आपके पश्चिम बंगाल में जनसंख्या 5 करोड़ 40 लाख थी और पूर्वी बंगाल में जनसंख्या 3 करोड़ 10 लाख थी। ठीक है, जिसमें कि आपके 4 करोड़ 20 लाख हिंदू और 90 लाख मुसलमान थे पश्चिम बंगाल में, और आपके 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान थे पूर्वी बंगाल में, और आपके 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे आपके किसमें, ये पूर्वी बंगाल में। ठीक है, देखिए हालांकि जो भी था आपका, हालांकि बंगाली भाषी जो थे वहाँ पे जो बांग्ला बोलने वाले जो लोग थे वो पश्चिम बंगाल में कम रह गए, क्योंकि पूर्वी बंगाल जो बांग्लादेश था वो पूरा बांग्ला ही बोलता था। तो टोटल का टोटल जो है वहाँ पे कहाँ चला गया, वो बांग्लादेश यानी कि पूर्वी बंगाल में चला गया, और बंगाली भाषी लोग यहाँ पे अल्पसंख्यक हो गए। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पे क्या है कि बंगाल विभाजन लागू होने के बाद, यानी कि लोगों में तो आक्रोश थी ही कि बंगाल विभाजन नहीं होना चाहिए, हम लोग मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद देखिए संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। जब बंगाल विभाजन हो गया 1905 ईस्वी में, तो संपूर्ण बंगाल में जो है आपका शोक दिवस मनाया गया। और आगे क्या कह रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा आमार सोनार बांग्ला लिखा गया। ठीक है, यानी वो अपनी अभिव्यक्तियों को जो है व्यक्त करने के लिए, यानी कि आमार सोनार बांग्ला जो है, जो कि आगे चलकर बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बन गया। अगर प्रश्न पूछेगा आपसे कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा, तो ये आपको जवाब देना है रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा रचित है। ठीक है, साथ ही दोस्तों देखिए रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर राखी दिवस भी मनाया गया। क्या मनाया गया, रविंद्रनाथ। तो अगर प्रश्न पूछेगा कि बंगाल विभाजन के बाद राखी दिवस किसके सुझाव से मनाया गया था, तब आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। क्यों मनाया गया, इसके पीछे भी उनकी एक लॉजिक है कि भारतीयों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने के लिए। अब आगे हम लोग यहाँ पे देख लेंगे अगला क्या है, बंगाल विभाजन रद्द। अब देखेंगे 1911 ईस्वी का जो बंगाल विभाजन 1905 हम लोग पढ़े 1905, वो यहाँ पे 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द और दिल्ली दरबार हम लोग देखने वाले हैं। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे दिल्ली दरबार का आयोजन जो है दोस्तों 12 दिसंबर 1911 में किया गया था। प्रश्न बनेंगे दिल्ली दरबार का आयोजन कब हुआ था, तो 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में किया गया था। बंगाल विभाजन 1911 ईस्वी में रद्द किया गया तथा राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा की गई। यानी कि पहले जो है भारत की राजधानी जो है आपके, राजधानी जो हुआ करती थी वो कहाँ, बंगाल हुआ करती थी, यानी कि कोलकाता हुआ करती थी। लेकिन 1911 ईस्वी में उसे कोलकाता से हस्तांतरण करके कहाँ पे, दिल्ली में स्थापित कर दिया गया, यानी कि राजधानी जो है दिल्ली बना दिया गया। ठीक है, देखिए उस समय के अगर हम वायसराय की हम बात कर लेंगे 1911 ईस्वी के, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो थे उस समय के वायसराय
हुआ करते थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में क्या हुआ था कि बंगाल विभाजन पारित हुआ था 1905 में, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड हार्डिंग के समय में क्या हुआ है कि यहाँ पे बंगाल विभाजन रद्द हो गया है। ठीक है, देखिए दिल्ली दरबार का आयोजन दोस्तों जॉर्ज पंचम, यानी कि जॉर्ज पंचम कौन थे, तो इंग्लैंड के सम्राट थे, वो भारत आ रहे थे, तो इसीलिए उनके स्वागत के लिए किया गया था। दिल्ली दरबार का आयोजन किस लिए, तो जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए किया गया था। ठीक है, यहाँ देखना है 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी बनाया गया। यानी दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब बनाया गया दोस्तों, तो 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को। ठीक उसी वर्ष यानी कि बिहार को बंगाल से अलग करके अलग प्रांत बनाया गया। यानी बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया, तो इसका आंसर होगा 1912 ईस्वी को बिहार से बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। वहीं अगर हम बात करेंगे कुछ दिन आगे चलकर, तो फिर उसके बाद फिर क्या हुआ कि बिहार से फिर उड़ीसा को अलग कर दिया गया। वो कब, तो 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है आपका झारखंड को अलग कर दिया गया बिहार से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों पूछा जाता है कब है हुई, तो 1906 ईस्वी में हुई। देखिए इसके संस्थापक की अगर हम बात कर ले तो सलीमुल्लाह खां और आगा खां। ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे। इसके स्थापना का उद्देश्य की अगर हम बात कर ले तो मुस्लिम लीग का स्थापना का क्या उद्देश्य था, तो उद्देश्य था दोस्तों कांग्रेस के प्रति मुसलमानों में घृणा उत्पन्न करना। ठीक है, अगला उद्देश्य जो है हमारा क्या था वो उनका, तो मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की निष्ठा बढ़ाना। तो ये सब चीज़ था, ये सब जो था उद्देश्य था मुस्लिम लीग के स्थापना का। अगर हम वहीं इसके अधिवेशन की अगर हम बात कर लें तो दोस्तों इसका अधिवेशन, पहला अधिवेशन 1906 ईस्वी में ढाका में हुआ था, दूसरा अधिवेशन 1907 ईस्वी में कराची में हुआ, और तीसरा अधिवेशन अमृतसर में 1908 ईस्वी में हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि अमृतसर के अधिवेशन में ही मुस्लिम लीग द्वारा पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई। अगर पूछेगा कि मुस्लिम जो लीग है वो पृथक निर्वाचन की मांग किस अधिवेशन में की, तो आपको जवाब देना है 1908 के अधिवेशन में, यानी कि अमृतसर के अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की। ठीक है, तो ये थे। आगे देखिए अगला क्या हमारा, सूरत का जो है अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस अधिवेशन 1907 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे देखिए सूरत का जो कांग्रेस अधिवेशन है 1907 ईस्वी वाला, इसमें अध्यक्ष अगर बात करेंगे तो रास बिहारी घोष थे। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन अध्यक्ष पद के विवाद के कारण हो गया। ठीक है, अध्यक्ष पद के विवाद के कारण हो गया था। और इसी विभाजन के बाद क्या हुआ, कांग्रेस विभाजन के बाद इसमें क्या हुआ, इसमें 2 दल बन गए, एक आपका गरम दल और दूसरा आपका नरम दल। ठीक है, एक उदारवादी और दूसरा उग्रवादी। तो देखिए इसमें जो है आपके उग्रवादी यानी कि जो आपके गरम दल के जो मुख्य नेता माने जाते हैं, ये कौन, इसमें आपके लाला लाजपत राय, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष को माना जाता है। ठीक है, तो इसमें आपने क्या देखा कि रास बिहारी घोष जो थे, यानी कि रास नहीं आया 1907 ईस्वी में, यानी इनको क्या हुआ कि रास नहीं आया, इसीलिए वो क्या किए, सूरत देखना पसंद नहीं कर रहे थे, यानी कि सूरत देखना मतलब सूरत अधिवेशन, और इसीलिए वो क्या हुआ, बट गया 2 दलों में, एक आपका गरम दल और दूसरा नरम दल। रास नहीं आए यानी कि उसके अध्यक्ष रास बिहारी घोष। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे देखेंगे खुदीराम बोस को फांसी कब, तो 1908 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे कि खुदीराम बोस को 18 वर्ष की आयु में 1908 ईस्वी को फांसी दिया गया था। ठीक है, क्यों दिया गया, आइए देखते हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने एक ब्रिटिश जज जो कि डगलस किंग्सफोर्ड उसका नाम था, और उसकी हत्या का क्या किया था, प्रयास किया था।
तो ये भाई आपके जो ब्रिटिश जज जो थे ये डगलस, ये पहले क्या हुआ करते थे, ये बंगाल में एक नॉर्मल सिपाही हुआ करते थे, ठीक है। और इन्होंने इतना भारतीयों को प्रताड़ित किया, इससे क्या हुआ कि अंग्रेज़ों में खुश होकर इनको जो है पदोन्नति करते हुए इनको क्या किया, जज बना दिया गया था डगलस को। तो यही डगलस को जो है मारने की यानी उसकी हत्या करने की प्रयास किए थे कौन, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, लेकिन यह जो है असफल रहे, इसकी हत्या नहीं कर पाए, ठीक है। तो इसीलिए इनको जो है फांसी दे दिया गया। तो देखिए यहाँ आगे क्या करा कि खुदीराम बोस मुजफ्फरपुर षड्यंत्र में शामिल थे और उनके एक साथी प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली थी, ठीक है। देखिए यहाँ मैंने आपको बता दिया है कि डगलस जो है, डगलस किंग्सफोर्ड पहले बंगाल में सिपाही हुआ करता था, ठीक है। देखिए हुआ क्या दोस्त, यहाँ पे जो आप प्रफुल्ल चाकी का नाम सुन रहे हैं, ये इन्होंने आत्महत्या कर लिया और खुदीराम बोस जी जो क्या थे वो पकड़े गए, यानी कि आज के जो पूसा रेलवे स्टेशन है ना, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि इन्हें रेडियो से जो है सुना जा रहा था, पूछा जा रहा था कि क्या उनकी मृत्यु हुई या फिर नहीं हुई। तो दोस्तों ऐसा करते हुए कुछ लोगों ने जो देख लिया, तो वही जो है सिपाहियों को खबर करके बुलवाकर उन्हें पकड़वा दिया गया और इन्हें 18 वर्ष की आयु 1908 ईस्वी में इनको फांसी दे दी गई, ठीक है। दोस्तों देखिए समझ कर पढ़िए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे आपके प्रश्न जो हैं क्लियर हो जाएंगे। अब देखते हैं मार्लेमेंटो सुधार 1909 ईस्वी। तो मार्लेमेंटो सुधार की अगर हम बात कर लेंगे तो इसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो मार्लेमेंटो सुधार को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी इनको जाना जाता है, किसको, मार्लेमेंटो सुधार को, ठीक है। देखिए उस समय तात्कालीन अगर हम वायसराय की हम बात करें लेंगे तो लॉर्ड मिंटो जो है वो तात्कालीन वायसराय हुआ करते थे 1909 ईस्वी में, और मार्लेमेंटो सुधार जो है के समय, मार्लेमेंटो के सुधार के समय लॉर्ड मिंटो ही तात्कालीन वायसराय थे। देखिए ब्रिटिश सरकार के इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाना, क्योंकि दोस्तों देखिए मुस्लिम लीग के द्वारा ये तो मांग किया ही गया था कि मुस्लिम लीग को क्या चाहिए था, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल चाहिए था। तो इसी के लिए जो है मार्लेमेंटो सुधार 1909 में आया और ये ब्रिटिश सरकार अधिनियम के द्वारा जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल क्या किया, बना दिया, ठीक है। ये है आपके जॉन मार्ले, ये है मिंटो। चलिए आगे देखते हैं गदर पार्टी की स्थापना। देखिए गदर पार्टी की स्थापना दोस्तों कब हुई, 1913 ईस्वी को हुई, ठीक है, 1913। तो यहाँ देखना है स्थापना 1 नवंबर 1913 ईस्वी को सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की गई थी, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को नामक जगह है एक अमेरिका में, वहीं गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को की गई थी। गदर पार्टी के अगर हम संस्थापक की अगर हम बात कर लेंगे तो दोस्त लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना को माना जाता है, ठीक है। प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि गदर पार्टी के संस्थापक किनको माना जाता है, तो लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना। वैसे आप देखेंगे तो आपको दोनों में से कोई भी रहे तो वो आपको आंसर याद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य दोस्तों यही रहा था गदर पार्टी का कि अंग्रेजों से भारत को क्या करना, आज़ाद करवाना इसका उद्देश्य था। देखिए गदर पार्टी का प्रथम अध्यक्ष सोहनलाल भकना को बनाया गया था। अगर प्रश्न बनेंगे कि गदर पार्टी का जो प्रथम अध्यक्ष था वो कौन थे, तो सोहनलाल भकना थे, ठीक है। 1 नवंबर 1913 को गदर साप्ताहिक पत्रिका, गदर की जो एक साप्ताहिक पत्रिका थी वो उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी, ठीक है, उर्दू भाषा में प्रकाशित हुई थी। कब, 1 नवंबर 1913 को, यानी कि जिस दिन गदर पार्टी की स्थापना हुई थी उसी दिन क्या हुआ कि गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका भी उर्दू भाषा में प्रकाशित की गई थी, ठीक है। जबकि इसमें क्या हुआ आगे देखिए, 9 दिसंबर 1913 को इस पत्रिका की लिपि बदलकर गुरुमुखी लिपि कर दी गई। गुरुमुखी यानी कि गुरुमुखी लिपि, यानी कि कहने का मतलब जो पंजाबी जो लिखे जाते हैं उसकी लिपि गुरुमुखी लिपि ही होती है। तो 9 दिसंबर 1913 से, यानी कि 1 नवंबर 1913 को तो उर्दू में चल ही रहा था, लेकिन 9 दिसंबर 1913 से ये लिपि इसकी बदलकर क्या हो गई, गुरुमुखी लिपि हो गई। देखिए यहाँ पे देखेंगे गदर पार्टी का जो प्रथम पृष्ठ था वो आपके अंग्रेजी राज्य का कच्चा चिट्ठा के नाम से छपता था। किसके नाम से, अंग्रेजी राज्य के कच्चा चिट्ठा के नाम से छपता था गदर पार्टी का पहला पृष्ठ जो था, ठीक है।
आगे देखते हैं यहाँ पे प्रथम विश्व युद्ध। इसको दोस्तों हम लोग भारतीय जो दृष्टिकोण है उसके दृष्टिकोण से देखेंगे हम लोग, उसके बारे में जो हम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है उसके दृष्टिकोण से हम लोग को देखना है, भारतीयों के दृष्टिकोण से। तो प्रथम विश्व युद्ध जैसा कि जानते हैं 1914 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, जो कि आपके 1918 ईस्वी तक चला था प्रथम विश्व युद्ध। इसमें क्या हुआ था दोस्तों कि प्रथम विश्व युद्ध में यूरोप की शक्तियां दो गुटों में बट गई थी, दो गुटों में बट गई थी। एक आपका था मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। तो राष्ट्र जो थे वो दो भागों में बट गए थे। पहले गुट में कौन से थे? तो ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इटली, तुर्की आदि इसमें शामिल थे, और दूसरे गुट में फ्रांस, रूस और इंग्लैंड आदि इसमें शामिल थे। ठीक है, तो आगे कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है था तत्कालीन भारतीय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था। प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्त कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का भारतीय वायसराय कौन था? तो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका से भारत आगमन हुआ। तो भारत आगमन पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको गांधी युग में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे। जब गांधी युग करवाएंगे तो वहाँ भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे, वहाँ पे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो गांधी जी की आगमन कब हुई? 9 जनवरी 1915 को। कहाँ से? तो दक्षिण अफ्रीका से हुई। और 9 जनवरी के आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये चीज़ भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों की इन्होंने मदद की थी। कौन? यानी कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी का जो है आगमन हो गया था भारत में, और ये क्या करने लग गए? तो अंग्रेजों की मदद करने लग गए। अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए इन्होंने भारतीयों को सेना में क्या किया? भर्ती कराया, जिस कारण लोगों ने उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट के नाम से भी पुकारा और या फिर कहा। तो भर्ती कराने वाले सार्जेंट किन्हें कहा जाता था? तो महात्मा गांधी को कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि द्वितीय ये आपके प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो था लड़ रहा था, तो भारतीयों को इंग्लैंड के सेना में शामिल करने के लिए जो है प्रयास कौन कर रहे थे? मेहनत कौन कर रहे थे? तो महात्मा गांधी। भर्ती कौन करवा रहे थे? तो महात्मा गांधी। इसीलिए उन्हें भर्ती कराने वाला सार्जेंट भी कहा गया। और इसी दौरान अंग्रेज़ों को क्या हुई? बहुत प्रसन्नता हुई कि भाई गांधी हमारे मदद कर रहे हैं। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दे दी। ठीक है, प्रश्न पूछे जाते हैं कि कैसर ए हिंद के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो महात्मा गांधी को जाना जाता है। भर्ती कराने वाला सार्जेंट किन्हें कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। तो कैसर ए हिंद की उपाधि किसने दी? तो अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई। तो ये प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग लखनऊ अधिवेशन 1916 को। तो देखिए लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हुआ था आपका, ये कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। तो समय क्या था? 1916 का अधिवेशन। कहाँ? तो लखनऊ में। देखिए इसके अगर हम बात कर लेंगे अध्यक्ष की, तो अंबिका चरण माजुमदार इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में जो आप लोगों ने देखा था कि 1907 का जो अधिवेशन था, सूरत अधिवेशन था, उसमें क्या रास नहीं आ रहा था, यानी रास बिहारी घोष उसके क्या थे? अध्यक्ष हुआ करते थे। तो उस समय दो भागों में जो बटा था, तो यहाँ पे जब हम आ गए हैं 1916 के अंदर, तो इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल का मिलन हो गया, यानी दोनों दल क्या हुए? एक हो गए। ठीक है, दोनों दल एक हो गए, गरम दल और नरम दल दोनों एक हो गए। यहाँ पे कहाँ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। अध्यक्ष कौन थे? तो अंबिका चरण माजुमदार। ठीक है, किसान ये अगर क्या पढ़ रहा है? कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को क्या किया? स्वीकार कर लिया। देखिए कांग्रेस भी स्वीकार कर लिया। कब? 1916 ईस्वी में। ये प्रश्न पूछा जाता है कि कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की मांग को कब स्वीकार किया? तो वर्ष 1916 ईस्वी में स्वीकार किया। और यही दोस्तों 1916 जो अधिवेशन है लखनऊ का, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। क्या? कि गांधी जी को राजकुमार शुक्ला के द्वारा 1916 ईस्वी जो लखनऊ अधिवेशन है, तो राजकुमार शुक्ला द्वारा गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह का निमंत्रण दिया गया। इन्होंने ही बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, जो 3 कट्ठा पे जो है नील की खेती करने को विवश किया जा रहा है किसानों को, वहाँ पे 3 कठिया पद्धति जो है आपको समाप्त कीजिए, आइए। तो वही क्या किए थे? 1917 में जो आपका चंपारण जो सत्याग्रह हुआ था, तो उसके लिए जो है निमंत्रण राजकुमार शुक्ला ने दिया था। कहाँ दिया था? तो लखनऊ अधिवेशन में। किसने बुलाया था गांधी जी को चंपारण? तो राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था। ठीक है,
आगे देखते हैं होम रूल आंदोलन। 1916 में ही होम रूल आंदोलन हुआ है, इसलिए हम लोग पहले इसको पढ़ लेंगे। देखिए, होम रूल आंदोलन की अगर हम बात कर लेंगे तो तात्कालिक वायसराय लॉर्ड हार्डिंग हुआ करते थे 1916 के अंदर में। संस्थापक इसमें देखिए होम रूल लीग के दो संस्थापक माने जाते हैं, एक आपका एनी बेसेंट वाला और एक आपका तिलक वाला। तो हम लोग देखेंगे वायसराय तो दोनों के समय में जो भी थे वो एक ही रहेंगे। इसके हम लोग देखते हैं अभी बीजी तिलक वाला। तो संस्थापक इसके तिलक थे। 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की बीजी तिलक ने। इनका क्षेत्र हुआ करता था दोस्तों महाराष्ट्र और कर्नाटक। इनका मुख्यालय हुआ करता था बेलगांव। इनका उद्देश्य क्या था? तिलक की जो होम रूल लीग थी उसका उद्देश्य था स्वराज की स्थापना करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अब आएंगे एनी बेसेंट वाला देखेंगे। एनी बेसेंट आयरलैंड की रहने वाली थी। प्रश्न बनेगा कहाँ की रहने वाली थी? तो आयरलैंड की रहने वाली थी और भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी चलाती थी। देखिए एक प्रश्न ये भी बनता है एनी बेसेंट से कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी कौन चलाती थी या फिर उसकी स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट नाम ले लेना है। ठीक है, देखिए एनी बेसेंट होम रूल लीग के एक संस्थापक थी। इनकी जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना 1 सितंबर 1916 ईस्वी को की गई थी। इनका क्षेत्र था दोस्तों मद्रास। मुख्यालय इनका अड्यार मद्रास हुआ करता था। इनका उद्देश्य क्या था? स्वशासन की स्थापना करना। ठीक है, और इनका उद्देश्य था स्वराज की स्थापना करना। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि सन 1917 ईस्वी के अंतर्गत के आंदोलन में बढ़ती लोकप्रियता के चलते, यानी कि इसकी क्या थी? लोकप्रियता बढ़ी थी किसकी? होम रूल आंदोलन की। तो 1917 के जो आंदोलन थे इसमें जो बढ़ती लोकप्रियता के चलते ब्रिटिश सरकार ने क्या किया कि इस लीग का जो था इसका दमन करा दिया। ठीक है, इसका क्या हो गया? इसका दमन हो गया। चलिए आगे देखते हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी को। तो 1917 ईस्वी में जो चंपारण सत्याग्रह आपका है इसमें गांधी जी का भारत का क्या था? प्रथम सत्याग्रह था। प्रश्न आते हैं कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह वर्ष 1917 में चंपारण सत्याग्रह था। ये आपके कहाँ? भारत में कहा जा रहा है। ठीक है, भारत में। अगर आपसे प्रश्न पूछेगा आगे मैं बता ही देता हूँ कि प्रथम बार गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था? तो दक्षिण अफ्रीका में 1893 ईस्वी में किया था। ठीक है, प्रथम बार अगर पूछे कि गांधी जी का सत्याग्रह कहाँ हुआ था या कब किए थे? तो 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह हुआ था। लेकिन यही चीज़ यहाँ था कि भारत में कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था भारत में 1916 ईस्वी में। देखिए यहाँ क्या है आपके कि चंपारण सत्याग्रह का कारण 3 कठिया प्रथा था, जिसमें मैंने अभी बताया आपको कि 3 कट्ठा यानी कि 1 बीघा जो आपका खेती होता था, यानी 20 कट्ठे में जो है आपका 3 कट्ठा जो है आपका नील का खेती करना बिल्कुल अनिवार्य कर दिया गया था। इसी को जो है समाप्त करने के लिए जो है 3 कठिया प्रथा जो है समाप्त हुई और चंपारण सत्याग्रह इसीलिए किया गया था। और राजकुमार शुक्ला के सुझाव से कहाँ? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में ही इनको निमंत्रण दे दिया गया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पूछ रहा है कि इस सत्याग्रह का उद्देश्य 3 कटिया प्रथा को ये समाप्त करना था। यहाँ देखिए राजकुमार शुक्ला के अनुरोध से गांधी ने चंपारण में सत्याग्रह किया था। यानी गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किसके अनुरोध से किया था या फिर किसके बुलाने पे किया था? तो राजकुमार शुक्ला के बुलाने पे या फिर उसके अनुरोध पे। इसी आंदोलन के सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। इनको दोस्तों पहले महात्मा गांधी नहीं कहा जाता था। ठीक है, ये गांधी थे, ये मोहनदास करमचंद चंद्र गांधी थे। ठीक है, लेकिन इनका जो आंदोलन था ये आपका चंपारण सत्याग्रह जो था 1917 के अंदर में, तो ये 3 कठिया प्रथा को जब समाप्त कराए तो इसी के सफल होने के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने इन्हें क्या किया? महात्मा की उपाधि दी। प्रश्न पूछे जाते हैं कि महात्मा की उपाधि गांधी को किसने दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी। तो क्यों दी भाई? तो क्योंकि चंपारण सत्याग्रह जो था वो सफल हुआ था और उसी के उपलक्ष्य में दिया गया। भारत में ये आपका क्या था? जो चंपारण सत्याग्रह है भारत में इनका प्रथम सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्या है? अहमदाबाद जो है मिल मजदूर आंदोलन, यानी अहमदाबाद का जो मिल मजदूर आंदोलन है वो वर्ष 1918 के अंदर में होता है। देखिए इस आंदोलन का कारण मिल मालिकों द्वारा प्लेग बोनस
का नहीं देना है। देखिए प्लेग क्या था कि उस समय एक बीमारी फैल रही थी प्लेग, जिस कारण क्या हो रहा था, लोगों का गुजर बसर जो था वो काफ़ी सर्वाइव करना उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो इसके कारण जो था क्या कि उनकी मांग थी कि वेतन को जो है क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, यानी कि उनको बोनस जो है दिया जाए। तो इसी आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने प्रथम बार क्या किया था, भूख हड़ताल किया था। प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी ने प्रथम बार भूख हड़ताल कहाँ किया था, तो अहमदाबाद में किया था। तो क्यों, तो मिल मजदूर आंदोलन में किया था। कब किया था, तो 1918 ईस्वी में प्रथम बार भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। ठीक है, देखिए मेन कहानी क्या थी यहाँ पे कि मजदूर 50% वेतन बोनस पर अड़े थे, लेकिन मालिक द्वारा क्या कहा जा रहा था कि 20% वेतन ही देने को तैयार थे, यानी वो 20% ही बोनस देने को तैयार थे। ठीक है, अंत में हुआ क्या, गांधी जी जो थे वो भूख हड़ताल पर बैठे, लेकिन अंत में मालिक द्वारा क्या हुआ कि मैनेज होकर न मेरा न तेरा, यानी कि बीच का मैनेज होकर, यानी 35% बोनस देकर इस आंदोलन को क्या किया, बंद कराया गया, यानी बंद करना पड़ा मालिकों द्वारा। तो 35% पे क्या हुए, रजामंदी हुई। ये पैसे 35% भी आपको याद रखना है, ये भी पूछे जाते हैं। देखिए ये क्या था दोस्तों, यहाँ पे पहली बार महात्मा गांधी द्वारा भूख हड़ताल यहाँ पे किया गया था। ये देखिए मिल है ना टोटल, तो मिल मालिकों द्वारा क्या किया गया, 35% बोनस देकर आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो है 1918 को बंद कराया गया। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या है, अब खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन भी 1918 ईस्वी में गुजरात में घटित ये बात है। तो यहाँ पे खेड़ा आंदोलन का कारण जानते हैं कि कारण क्या था। देखिए किसानों के फसल नष्ट हो जाने के बाद भी किसानों से लगान की वसूली करना, यानी दोस्तों पहले क्या होता था कि जब कोई आपदा या फिर कोई विपत्ति के द्वारा अगर किसानों का जो है फसल अगर नष्ट हो जाता था, तो अंग्रेज क्या करते थे कि फिर भी उससे जो है लगान वसूली किया करते थे। तो उसी वो जगह क्या हुआ करता था, जगह हुआ करता था खेड़ा, इसलिए खेड़ा आंदोलन के नाम से इसको जाना गया। तो यहाँ पे नष्ट होने के बाद भी इसको वसूली करते थे, तो इसी के संदर्भ में क्या हुआ, एक आंदोलन किया गया। और खेड़ा आंदोलन के बाद क्या हुआ, यह तय हुआ कि सामर्थ्य किसान जो है वही लगान देंगे, जिनकी फसल अगर पूर्णतः नष्ट हो गई हो तो वो आपके लगान नहीं देंगे। ऐसी बातों पे रजामंदी हुई। ठीक है, तो ये भी मान लिया गया कि भाई चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, जिनके पास जो शक्ति है, जो जिनके पास यानी कि सामर्थ्य है, वो लगान दे देंगे, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है वो नहीं देंगे। ठीक है, यहाँ ये दोस्तों खेड़ा आंदोलन को गांधी जी का प्रथम किसान आंदोलन कहा जाता है। गांधी जी का प्रथम जो है आपका वास्तविक किसान आंदोलन इसी खेड़ा आंदोलन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारा रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट क्या है दोस्तों, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, तो 1919 ईस्वी में हुआ। ठीक है, ये आपके 18 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके तहत जो था कि क्या होता था कि इसके तहत सरकार जिसे भी चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में किसी को भी कैद कर सकती थी। इसके तहत रॉलेट एक्ट के तहत, इसको दोस्तों काला कानून भी कहा गया था। ठीक है, तो बिना मुकदमा के ही किसी को भी पकड़कर जेल में डाल देना, तो भाई ऐसे कानून के खिलाफ जो है बहुत ज़्यादा नाराज़गी जग गई लोगों में। देखिए इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून कहा जाता था। प्रश्न बनेंगे किस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहा जाता है, तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, देखिए 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों हड़ताल, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में क्या कर रहे थे, ये हड़ताल कर रहे थे। तो क्या हुआ, इनको हिमाचल प्रदेश से सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल मलिक को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और जिसके विरोध में क्या हुआ कि इसे जो है आपके हड़ताल जब कर दिए, तो जब इनका गिरफ्तारी हो गया तो क्या हुआ वो आपको बताएंगे आगे। तो इसी के विरोध में क्या हुआ था कि जालियांवाला बाग जो अमृतसर में है, वहाँ पे लोग बैठकर धरना दे रहे थे। ठीक है, तो आगे आपको बताएंगे। यहाँ पहले देख लेते हैं, एक पॉइंट है हमारा कि गांधी जी ने इसे काला कानून के खिलाफ, गांधी जी क्या किए, काला कानून के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल का आह्वान कर दिया। ठीक है, तो इस काला कानून के विरोध में क्या किए, आह्वान कर दिए किसका, हड़ताल का 6 अप्रैल 1919 को कि भाई पूरे देश में हड़ताल रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कानून ऐसा था, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून ही इसे कहा जाता था, यानी कि बिना मुकदमा के किसी को भी जेल में डाल देना।
आगे देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ। अब जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ये भी देखेंगे कहाँ, 1919 में जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ, उसी से ये जुड़ा हुआ मामला है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो समझ जाएंगे। देखिए 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध एक सभा का आयोजन किया गया था। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध क्या हुआ था, एक सभा का आयोजन किया गया था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि हिमाचल प्रदेश से क्या हुआ था, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को क्या किया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। क्योंकि वो लोग हड़ताल पे थे, धरना प्रदर्शन दे रहे थे, किसके विरुद्ध में, तो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में। तो क्या हुआ था, उसी से नाराज होकर क्या किया गया कि जालियांवाला एक बाग जो है वो आपका कहाँ है, अमृतसर में। तो उसी में जो क्या हुए, लोग जो है उसमें आपके बैठे उसमें और एक सभा का आयोजन किया। उसी में क्या हुआ है, सभा के आयोजन के दौरान कमांडर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी और सैकड़ों निहत्थे लोग क्या हुए, वहाँ पे मारे गए। बहुत सारे लोग, यानी कि खून की नदियाँ बह गई थी वहाँ पे भाई। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए। इस हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय, यानी कि हंसराज क्या था, गद्दार था। ठीक है, इस गद्दार ने यानी कि हंसराज नामक भारतीय ने डायर की मदद की थी। ठीक है, जनरल डायर की मदद किसने की थी जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए, तो हंसराज नामक भारतीय ने की थी। देखिए इस हत्याकांड के बाद क्या हुआ, गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी। जो कब मिला था, जब भर्ती करवा रहे थे सेना में, भर्ती वाला जो सार्जेंट बने थे, तो अंग्रेजों ने क्या दिया था, कैसर हिंद की उपाधि दी थी। तो भाई उस उपाधि को उन्होंने लौटा दिया। और अंग्रेजों के द्वारा आपका दिया गया था नाइटहुड की उपाधि, किनको, रविंद्रनाथ टैगोर को, तो इन्होंने भी लौटा दिया। और जमुनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी इस हत्याकांड के बाद। यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड डेट पूछे तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जालियांवाला बाग में ही, इसमें ही क्या कहा जा रहा है कि अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण इस घटना के जांच के लिए हंटर कमीशन का आयोजन किया गया। यानी ये जो घटना हुआ कि भाई कैसे क्या हुआ नहीं हुआ, तो इसकी जो है घटना की जांच के लिए जो कमीशन जो बना, उसका नाम क्या पड़ा, हंटर कमीशन। उसका नाम पड़ा हंटर कमीशन। क्या किया, आयोजित किया गया। ठीक है, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड को याद रखते हुए वर्ष 1940 में लंदन के एक सभा को संबोधित कर रहे जनरल डायर को उधम सिंह ने गोली मार दी। ठीक है, तो जनरल डायर की हत्या किसने की, प्रश्न बनते हैं तो आपको जवाब देना है उधम सिंह। ठीक है, उधम सिंह कहाँ, ये लंदन में ही किए। कब, तो 1940 ईस्वी में किए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पे क्या है, हमारा है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की अगर हम बात कर लेंगे मेरे दोस्त, तो खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक चला था। यह आंदोलन जो आपके हैं भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शुरू हुआ था। आंदोलन भारतीय मुसलमानों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ क्या किया था, आंदोलन किया था। क्यों किया था, आगे समझ लेते हैं। यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य, यानी कि आपके टर्की जो है ना, तो तुर्की, तो वहाँ जो ऑटोमन साम्राज्य के लिए किए गए व्यवहार के खिलाफ शुरू किया गया था। और इस आंदोलन का मकसद ब्रिटिश सरकार को तुर्की के प्रति अपना रवैया बदलने को मजबूर करना था। यानी तुर्की जो था, आप जानते हैं जैसे कि 1900 जो आपके 14 थे, 14 से 18 जो प्रथम विश्व युद्ध में जैसा कि हुआ था, तो उसमें जो है आपका तुर्की के प्रति जो रवैया था वो बदलने के लिए जो है यहाँ पे आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम दिया गया था खिलाफत आंदोलन। और इस खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा किया गया। और इसमें एक और नाम जुड़ता है, हकीम अजमल खां, अबुल कलाम आज़ाद। तो नेतृत्व किसके द्वारा, ऐसे आपके पूछे जाते हैं, अली बंधु के द्वारा। तो शौकत अली और मोहम्मद अली जो हैं वो आपके मुख्य हो जाते हैं। इसमें नाम जुड़ा आपका हकीम अजमल खां और आपके अबुल कलाम आज़ाद, जो कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे, अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है कि महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का क्या किया था, समर्थन किया था। किसका, खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था कौन, महात्मा गांधी। अभी देखिए हम लोग खिलाफत आंदोलन में ही देखेंगे कि इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता को, ठीक है, बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है।
इसके किसके लिए? तो खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता की बढ़ावा देने के लिए भी जाना जाता है। देखिए 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है मेरे दोस्त? तो 17 अक्टूबर 1919 को मनाया जाता है। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन कब आयोजन किया गया? तो 23 नवंबर 1919 को। कहाँ? तो दिल्ली में किया गया। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है बहुत गहराई से बता दे रहा हूँ आपको, याद करना है बहुत गहराई से इस चीज़ को। ठीक है, इस आंदोलन की समाप्ति 1922 ईस्वी में हुई। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आपके ये आंदोलन कब से चला? 1919 से 1922 तक। ठीक है, जबकि जब खत्म हुआ, जब क्या हुआ कि तुर्की में धर्मनिरपेक्षता की ओर कदम बढ़ाए, यानी 1922 में जब तुर्की ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होने की घोषणा जब किया, तब क्या हुआ कि ये आपका खिलाफत आंदोलन यहाँ भारत में 1922 ईस्वी में बंद हो गया। ठीक है, तो ये आपको जानते ही हैं कि महात्मा गांधी ने क्या किया था? इस आंदोलन का समर्थन किया था। अब देखेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन 1920। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920, इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुई। इसकी शुरुआत कब हुई? 1 अगस्त 1920 को। अगर हम बात कर लेंगे कि इसका उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य था इसका स्वराज को प्राप्त करना। ठीक है, जालियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, ब्रिटिश सरकार का सहयोग नहीं करना, क्योंकि भाई गांधी जी ने तो सहयोग किया था ना 1914 ईस्वी में, जो भर्ती करवा 1915 ईस्वी में के बाद जब आए गांधी जी तो भर्ती करवा रहे थे। 14 तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी आए ही थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से भारत। इसीलिए 15 के बाद ही जब आए उसके बाद ही तो करवाने लगे। अब देखिए कह रहा है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के विशेष अधिवेशन 1920 कोलकाता में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुई। यानी कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव था कब हुआ? तो कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन जो बुलाया गया था 1920 में कोलकाता में, तो उसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। उन्हीं की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन जो है शुरुआत किया गया था। ठीक है, आंदोलन के दौरान तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए इकट्ठा किए गए। याद रखिएगा, आंदोलन के दौरान यानी असहयोग आंदोलन के दौरान ही क्या हुआ कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, जिसमें कितने पैसे, कितने रुपए जमा हुए? तो 1 करोड़ से भी ऊपर जो है रुपए जमा हुए उसमें। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे असहयोग आंदोलन में और क्या कह रहा है। छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थान का बहिष्कार किया जाने लगा और वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार होने लगा और विदेशी वस्तुओं का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाने लगा, यानी कि सामान वगैरह भी जो है वो जलाए जाने लगे विदेशी वस्तुओं को। ठीक है, देखिए 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड की वजह से इस आंदोलन को गांधी जी के द्वारा 12 फरवरी 1922 को वापस लेना पड़ा। देखिए, और ये जो है आपका असहयोग आंदोलन शुरुआत तो 1920 ईस्वी को हुआ था, लेकिन ये क्या चल रहा था, तो इसी के बीच एक घटना हुई चौरी चौरा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे आपको जरा सा यहाँ पे माइंड में डाल देता हूँ कि इस आंदोलन की शुरुआत 12 फरवरी 1922 को ये 1920 को हुई, लेकिन 12 फरवरी 1922 को क्या करना पड़ा? इसको वापस लेना पड़ा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, आंदोलन समाप्त होने के पश्चात ही क्या हुआ कि गांधी जी को क्या किया गया, 10 मार्च 1922 ईस्वी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 6 वर्ष की सजा सुना दी गई। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि सजा जब सुनाई गई 6 वर्ष की, लेकिन उनके स्वास्थ्य खराब होने के कारण दोस्तों उन्हें जल्द ही यानी फरवरी 1924 में ही क्या कर दिया गया, उनको रिहा कर दिया गया। तो इनकी गिरफ्तारी कब हुई? 10 मार्च 1922 को, और रिहा कब हुए? फरवरी 1924 को, यानी कि लगभग 2 साल रहकर उन्हें रिहा कर दिया गया और ये जेल से आज़ाद हो गए। ठीक है, अब देखिए आगे यहाँ पे पढ़िए, आगे यहाँ पे क्या है, चौरी चौरा कांड। देखिए यह घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान से घटित हुई। ठीक है, देखिए मैंने जो आपको बताया यहाँ पे असहयोग आंदोलन, ये असहयोग आंदोलन चल रहा था। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन चल रहा था। उस समय की अगर हम बात कर ले तो भारत के तात्कालिक गवर्नर जो थे वो कौन थे? लॉर्ड रीडिंग। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग उस समय गवर्नर हुआ करते थे, भारत के तात्कालिक गवर्नर। देखिए असहयोग आंदोलन चल ही रहा था, क्योंकि आप लोग को बताया हम
1920 ईस्वी से ये चालू हुआ, बंद कब हुआ? 1922 ईस्वी में बंद हुआ। तो उसके बीच में ये भी आपका समय पड़ता है। तो देखिए बंद कैसे होता है यहाँ पे। देखिए असहयोग आंदोलनकारियों के ऊपर जो है पुलिस द्वारा गोलीबारी किया जाने लगा, यानी कि जो भी आंदोलनकारी थे, जो भी असहयोग आंदोलन में भाग लिए हुए थे, तो उन सब लोगों पे क्या हुआ कि पुलिस द्वारा जो है गोलियां बरसाई गई, गोलियां जो है की बारिश किया जाने लगा, जिसके कारण क्या हुआ कि भीड़ भी क्या हुई कि उग्र होकर एक थाने जो थी आपके चौरी चौरा जो आपका स्थान है, वहाँ पे एक थाना हुआ करता था, तो उस थाने में क्या किया गया? आग लगा दिया गया, जिसमें आपके क्या हुए कि 22 जिंदा पुलिसकर्मी क्या हुए? मौत के घाट उतर गए, यानी कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए वहां पर। इसके कारण क्या हुआ? इस घटना के बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने बारदोली में एक बैठक बुलाई और उसके बाद 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन स्थगित कर दिया कि भाई आंदोलन हम नहीं करेंगे, क्योंकि गांधी जी क्या थे? अहिंसावादी लोग थे, तो उनको हिंसा जरा सा भी पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने बारदोली में मीटिंग बुलाई और उसके बाद फिर 12 फरवरी 1922 को क्या किया गया? आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो समझ लिए दोनों चीज, इसमें सम्मिलित रूप में मैंने आपको बता दिया। आगे देखते हैं स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की अगर हम स्थापना की अगर हम बात कर लेंगे, तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में चितरंजन दास, ठीक है, चितरंजन दास और आपके मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया, यानी कि आपके चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की। तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना, जैसा कि हमने बताया आपको कि इसकी स्थापना 1923 में और इसके संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चितरंजन दास हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है अध्यक्ष कौन थे भाई? तो अध्यक्ष बनाए गए चितरंजन दास और सचिव बने मोतीलाल नेहरू, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? स्वराज पार्टी की जो स्थापना का जो उद्देश्य था, कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना, यही इनका क्या था? उद्देश्य था। और इसी उद्देश्य से क्या हुआ कि स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में कर दी गई, क्योंकि इन्हें क्या था? इन्होंने प्रस्ताव दिया था CR दास ने कि हम क्या करेंगे? हम चुनाव लड़ेंगे। यानी 1922 ईस्वी की अगर हम बात कर लेंगे, ये आपके गया अधिवेशन में जो हुआ था, गया अधिवेशन 1922 में हुआ था बिहार के गया में, तो इसी गया अधिवेशन में इन्होंने एक प्रस्ताव दिया था कि हम चुनाव में हिस्सा लेंगे, लेकिन चुनाव में हिस्सा लेने से मना कर देने वाले लोग जो थे, इसमें काफ़ी थी उनकी संख्या। इस कारण ये क्या हुआ? इन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया और स्वयं यानी कि खुद की पार्टी स्वराज पार्टी की स्थापना कर ली उसके ठीक एक साल बाद 1923 ईस्वी को। तो बस यही कारण था, और कारण इसका उद्देश्य यही बताया गया कि कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना। इसीलिए दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे आप लोग के लिए पॉइंट है कि गांधी जी का एकमात्र अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन 1924 में जो हुआ था, उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज आपके जो एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण जो प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो आज मैंने आपको 1923 यानी कि स्वराज पार्टी की स्थापना तक बता दिया, और इसके आगे भी जल्द आप लोगों के लिए जो है सेशन तैयार कर दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए मेरे दोस्त, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करके बनाया हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है। तो मिलेंगे आपसे अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत।